फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी लीसा फ्रैंकस्टीन। ये मूवी आधारित है एक लड़की की जिंदगी पर जिसका नाम है लीसा। वो अकेलेपन का शिकार है। हालांकि उसकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। पहले उसकी जिंदगी काफी खुशहाल थी। 2 साल पहले एक रात जब अपनी माँ के साथ घर में अकेली थी, तभी एक साइको किलर उसके घर में घुस आता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। तो लीसा की माँ उसको छुपा देती है, लेकिन वो किलर लीसा की माँ को मार देता है। उस घटना के बाद से लीसा की पूरी जिंदगी बदल गई। वो अपने माँ की मौत को भुला नहीं पाई और काफी अकेली रहने लगी। हालांकि बाद में उसके फादर डिल ने एक जेनेट नाम की औरत से शादी कर ली। जेनेट भी एक सिंगल मदर थी। उसकी एक बेटी है जिसका नाम टैफी है। लेकिन लीसा के फादर की शादी के बाद भी लीसा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सौतेली माँ काफी स्वार्थी थी। लेकिन एक अच्छी बात थी, उसकी सौतेली बहन जो उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करती थी। लेकिन फिर भी लीसा अपने को अकेला ही महसूस करती थी। तो अक्सर वो कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाया करती थी और अपना खाली समय वहीं स्पेंड करती थी। तो हम देखते हैं वहाँ एक जवान लड़के की कब्र थी जो बचपन में अकेला था। फिर बड़ा होकर वो एक म्यूजिशियन बना और उसको एक लड़की से प्यार हो गया। लेकिन वो लड़की बाद में उसको धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। उस लड़की को जाने के बाद वो लड़का फिर से अकेला हो गया और अपनी जिंदगी में मायूस रहने लगा। वो भी ऐसे ही शहर से दूर आकर अकेले बैठना पसंद करता था। और एक रात बिजली गिरने से उसकी वही मौत हो गई। तो उसकी लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। तो लीसा उसकी कहानी को अपनी कहानी से जोड़कर उससे अपनापन महसूस करती है। उसकी कब्र पर बैठकर घंटों बिताती है और उससे बातें भी करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीसा आज एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सौतेली बहन टैफी आ जाती है। तो टैफी लीसा से बोलती है, अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा समय मेरे टैनिंग बेड में जाकर बिता लो, ताकि तुम्हारी त्वचा और डार्क हो सके और खूबसूरत लगो। हालांकि लीसा जैसे ही उसके टैनिंग बेड में लेटती है, लेकिन टैनिंग बेड में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से लीसा को एक बिजली का शॉक लगता है। वो बाहर आ जाती है और अपनी सौतेली बहन से थोड़ा नाराज होती है। फिर उसकी बहन उसको सॉरी बोलती है। वो बोलती है, मुझे नहीं पता था, उसके अंदर कुछ फॉल्ट है। अब वो दोनों उस पार्टी में पहुंचते हैं। अब जबकि वो पार्टी टैफी के फ्रेंड ने दी थी, तो इसलिए टैफी अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाती है। अगेन लीसा यहाँ अकेली रह जाती है। लीसा अभी अकेले घूम ही रही होती है, तभी वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम माइकल है। माइकल उसको बोलता है कि लीसा, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता हूँ और मुझे तुम्हारी कविताएं बहुत पसंद आई जो तुमने लिखी थी। और बोलता है कि मेरा एक पब्लिकेशन हाउस है और मैंने तुम्हारी कविताएं पब्लिश भी की, जो कि काफी अच्छी थी। तभी वहाँ तमारा नाम की एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक ड्रिंक होता है। वो उस ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर लाती है और वो लीसा को पिला देती है। उसको पीने के बाद लीसा को काफी नशा हो जाता है। अब लीसा नशे की हालत में इधर उधर घूम रही होती। तभी हम वहाँ देखते हैं एक लड़का जिसका नाम डॉग है। वो लीसा को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसको धक्का देकर साइड कर देती है और वहाँ से निकल आती है। अब लीसा और भी दुखी थी, तो पार्टी छोड़कर बाहर आ जाती है और सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है जहाँ वो रोज दिन में टाइम बिताया करती थी। हम देखते हैं बाहर का मौसम बहुत खराब होता है और तूफान आने वाला होता है। अब लीसा नशे में होती है और काफी दुखी भी होती है। तो उस कब्र पर जाकर उससे बोलती है, काश मैं तुम्हारे साथ होती। और उसका ये बोलना उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। उसने अनजाने में एक शैतान को आमंत्रित कर दिया था। अब लीसा वापस अपने घर आ जाती है। वो अपने बाथरूम में जाती है। जब वो शीशे के सामने खड़ी होती है तो शीशे में उसी लड़के के स्टैचू का प्रतिबिंब दिखता है। वो नशे में होती है और गुस्से में आकर शीशे को तोड़ देती है। वो जाकर अपने बेडरूम में सो जाती है और सपने में भी उसी लड़के को देखती है जिसकी कब्र पर अभी थोड़ी देर पहले वो गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ग्रीन कलर की बिजली उसी कब्र पर आकर गिरती है और वो लड़का फिर से जिंदा हो जाता है। तो लीसा ने अनजाने में ऐसी विश मांग ली जो उसे नहीं मांगनी थी और उसकी विश पूरी भी हो गई। वो लड़का अब जिंदा हो गया। अगले दिन सुबह उसकी सौतेली माँ उससे पूछती है, वो बाथरूम का शीशा तुमने तोड़ा? तो लीसा बोलती, हाँ, कल मुझे थोड़ा नशा हो गया था और मैं होश में नहीं थी, जिसकी वजह से वो शीशा टूट गया। उसके बाद उसकी सौतेली माँ उससे काफी नाराज होती है और उसको फटकार भी लगाती है। लेकिन लीसा का डैड कुछ नहीं बोलता। वो बिल्कुल ही लीसा का सपोर्ट नहीं करता और यही सब वजहें थी कि जिसकी वजह से लीसा इन लोगों के साथ रहते हुए भी अपने को अकेला महसूस करती थी। अब लीसा अपने कॉलेज और फिर पार्ट टाइम जॉब करके जब वापस शाम को अपने घर आती है तो लीसा देखती है उसकी फैमिली मेंबर पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात, वो लोग उसके लिए कोई भी पिज्जा नहीं छोड़ते। लेकिन लीसा बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। तो उसकी सौतेली माँ को उसकी इस बात पर भी एतराज होता है। वो बोलती है, तुम काम ही क्या करती हो, बैठे बैठे ही थक जाती हो। तुम अपनी बहन को देखो, वो कितना काम करती लेकिन फिर भी नहीं थकती। अब लीसा के फादर, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन सब बाहर मूवी देखने जाते हैं।
हैं। लीजा घर पे अकेली होती है तो सोफे पर बैठकर वो टीवी में एक मूवी देखने लगती है। तभी उसे दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डर जाती है। वो सोचती है अभी कौन होगा। अभी वो सोच ही रही होती है तभी दरवाजे का शीशा तोड़कर एक शैतान उसके घर के अंदर आता है। अब लीजा उससे डरकर घर में इधर उधर भागती है और वो शैतान उसका पीछा करता है। इस भागा दौड़ में घर का पूरा सामान बिखर जाता है। लीजा उससे बचने के लिए छत के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से सरक कर नीचे गिरती है और गिरती है कहाँ, शैतान के ऊपर। लेकिन वो शैतान उसको मारता नहीं, उसका पीछा करता है और उसको इशारा करके कुछ बताना चाहता है। हालांकि लीजा समझ नहीं पाती। वो डरती है तो डर कर इधर उधर भागती है। अब लीजा फिर से भागकर घर के अंदर आ जाती है। फिर वो देखती है वो शैतान उसका पीछा करता हुआ आता है। लेकिन लीजा अब समझ जाती है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, नहीं तो अब तक वो कब का उसको मार देता। अब वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं तो लीजा देखती है कि उसका एक हाथ कटा हुआ था और वो बोल नहीं पा रहा था, शायद उसकी जुबान भी नहीं थी। अब वो शैतान लीजा के कमरे में जाता है, जहाँ देखता है लीजा ने उसके कब्र की एक ड्राइंग अपने दीवार पे बना रखी होती है। तो दीवार की तरफ इशारा करके बताना चाहता है कि मैं वही हूँ। अभी भी लीजा नहीं समझ पाती तो फिर अपनी जेब से वो माला और अंगूठी निकालता है जो कुछ दिन पहले लीजा उसके कब्र पर रख कर आई थी। तो लीजा पहचान जाती है कि वही लड़का है जिससे वो रोज जाकर कब्र पर बातें किया करती है। अब लीजा उससे पूछती है कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए। तो बोलता है कि तुम ही तो विष मांगी थी। तो लीजा बोलती है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं भी मर जाऊँ तुम्हारी तरह और तुम्हारी तरह कब्र में रहूं। वो मैंने दुखी होकर बोल दिया था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से काफी उदास हूँ, इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि काश मैं भी तुम्हारी तरह मरकर जमीन में दफन हो जाऊं। अब लीजा की बात सुनकर वो शैतान रोने लगता है। तो लीजा कहती है कि रो मत, तुम्हारे आंसुओं से बहुत बदबू आ रही है, पहले जाकर बाथरूम में नहा लो। जब वो नहाकर बाहर आता है तो उसके शरीर से मिट्टी हट जाती है। तो लीजा देखती है उसका एक कान भी गायब था। अब लीजा उसे अपने कपड़े देती है पहनने के लिए, लेकिन तभी लीजा के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं। तो उस शैतानी लड़के को अपने अलमीरा में छुपा देती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ घर के अंदर आती है वो देखती है घर के हालत तो बहुत बुरे होते हैं, सारा सामान बिखरा होता है। वो लीजा पे नाराज होती है और लीजा के फादर से बोलती है ये लड़की जानबूझकर हमें परेशान करती है और इसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है, हमें इसे पागल खाने भेज देना चाहिए। वो शैतानी लड़का कमरे में ये सब बातें सुन रहा था। लीजा पहले से दुखी थी और आज अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने कमरे में जाती है, अपने बेड पर लेकर रोते रोते सो जाती है और वहीं वो लड़का उसको रोता हुआ देखता है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अगली सुबह वो लड़का उस अलमारी से अपनी पसंदीदा कपड़े निकाल कर लीसा को देता है और इशारों में बोलता है कि इसे पहन लो। लीसा वो कपड़े पहनकर अपने कॉलेज जाती है जहाँ वो काफी स्मार्ट लगती है और हम देखते हैं उस लड़के के आने के बाद लीसा के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जग गया था। वो काफी खुश भी दिख रही थी। जब लीसा अपने कॉलेज से वापस आती है तो उसकी माँ जेनत उसके कमरे में आती है, उसको भला बुरा कहती है, फिर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने के बाद वो बोलती है कि मैंने आज बात किया है, तुम्हें पागल खाने भेज दूंगी और वहाँ तुम एक अंधेरे कमरे में बंद रहोगी, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। तब तक हम देखते हैं वो शैतानी लड़का अलमीरा से बाहर आता है और जेनित के सर पे एक जोरदार प्रहार करता है। जेनित वहीं गिरकर ढेर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि जेनित अपने ऑफिस के काम से आज कहीं बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। फिर वो लड़का जेनित का कान काट लेता है और लीसा से उस कटे कान को अपने कान पर सिलने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों जेनित की डेड बॉडी को उसी कब्रिस्तान में ले जाते हैं और उसी कब्र में दफना देते हैं जहाँ से वो लड़का निकला था। अब जबकि जेनित उस दिन शहर से बाहर जाने वाली थी, उसके गायब होने का किसी को पता ही नहीं चला। अब लीसा जेनित के कान को उसके कान पर सिल देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसको उस कान से सुनाई ही नहीं देता। तो इशारा करके वो बताता है कि बिजली के झटके की जरूरत होगी, इसके बाद एक कान उसके शरीर से जुट जाएगा। तो लीसा को अपने घर का वो टाइनिंग बेड याद आता है। वो उस लड़के को ले जाकर उस टाइनिंग बेड में बंद कर देती है और बिजली का शॉक लगने की वजह से उसका कान ठीक हो जाता है और उसे सुनाई देने लगता है। अब वो शैतानी लड़का लीसा को इशारों में बताता है कि उसे उसका हाथ भी चाहिए। तो लीसा को वो लड़का याद आता है जो उस दिन पार्टी में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो लीसा अपने कॉलेज जाती है, उस लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उसे अपनी बातों में फंसाकर उसी कब्र पर लाती है जहाँ पहले से ही वो शैतानी लड़का छिपा होता है। वो उसका हाथ काट लेता है और डॉग दर्द से चिल्लाता हुआ भागता है, फिर कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करता है जिससे डॉग की वही मौत हो जाती है। अब डॉग की डेड बॉडी को भी उसी कब्र में दफना देते हैं और उस कटे हुए हाथ को शैतानी लड़के के हाथ में जोड़ दिया जाता है और फिर से बिजली का शॉक लगाकर उस हाथ को उस शरीर से जोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं लीजा अपना ज्यादा टाइम उसी लड़के के साथ स्पेंड करती है और धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगती है और वो शैतानी लड़का लीजा के माध्यम से अपने खोए हुए सारे बॉडी के पार्ट्स को जोड़ रहा था। और इधर कई दिन बीत जाने के बाद जब जेनेट घर वापस नहीं आती है तो टैफी को उसकी चिंता होने
लगती है। वो उस जगह पे कॉल करती है जहाँ उसकी माँ कॉन्फ्रेंस में जाने वाली थी, तो उसे पता चलता है उसकी माँ वहाँ तो पहुँची ही नहीं। अब टैफी और उसके फादर जेनेट की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। ये सब बात सुनकर लिसा थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं लिसा और वो शैतानी लड़का दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो लिसा अपने जिंदगी के बारे में बात करती है। वो बोलती है कि मौत से बहुत डर लगता है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने फ्रेंड माइकल के साथ प्यार करना चाहती हूँ। वहीं वो उस लड़के से पूछती है क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया? तो इशारे में जवाब देता है हाँ। अब अगले दिन लिसा और टैफी कॉलेज जाते हैं तो लिसा को वहाँ पता चलता है कि डॉग के घर वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है और जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो पुलिस लिसा को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन टैफी वहीं कॉलेज से चली जाती है। जब पुलिस वाले लिसा से पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि उन्हें पता चला जिस दिन डॉग गायब हुआ उस दिन तुम उससे कॉलेज से बाहर मिलने वाली थी। तो लिसा बोलती है हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मिलने का टाइम तो दिया लेकिन वो समय पर आया ही नहीं। मैं इंतजार करके वापस घर चली गई। हालांकि पुलिस वालों को लिसा पर अभी भी शक था। लिसा वहाँ से चली जाती है और इधर हम देखते हैं वो शैतानी लड़का लिसा के घर से बाहर आता है। अच्छे कपड़े पहनकर, टोपी और चश्मा लगाकर वो घर से बाहर निकलता है। वो रास्ते में एक कार देखता है, वो कार को चुरा लेता है। वो आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में लिसा मिलती है। तो लिसा उसकी कार में बैठ जाती है और उसको बोलती है कि मुझे माइकल के घर ले चलो। वो माइकल के घर जाती है, लेकिन लिसा जब माइकल के घर पहुंचती है तो शॉक रह जाती है। वो देखती है उसकी बहन टैफी माइकल के साथ बिस्तर में होती है। ये देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। तब तक वो शैतानी लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर माइकल के कमरे में आ जाता है और माइकल पर हमला करता है, जिससे माइकल की वही मौत हो जाती है। अब वो टैफी पर भी हमला करता है, लेकिन लिसा उसे खींचकर दूर ले जाती है, जिससे टैफी बच जाती है। तो शैतानी लड़का वहाँ से सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है और इधर लिसा अपनी बहन टैफी को लेकर कार में आगे बढ़ती है। वो उससे बोलती है कि देखो, फैमिली में सब लोग मुझे नीचा दिखाते थे, लेकिन तुम हो जो हमेशा मुझे फैमिली का हिस्सा मानती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना माला देती हूँ और सचमुच मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दुख हुआ हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब लिसा वो कुल्हाड़ी उठाती है और कब्रिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं उसकी गलती की वजह से इतने लोगों की जान जा रही है। और इधर टैफी मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। लिसा उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान में आती है, लेकिन जब वो कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे पहुँचती है और मारने की कोशिश करती है तो वो मार नहीं पाती, क्योंकि मन ही मन लिसा उसको चाहने लगी थी। वो अपनी कुल्हाड़ी फेंक देती है और उसको गले लगाती है और उसको बोलती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब लिसा और वो लड़का दोनों वापस घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तो लिसा बोलती है कि मैं नहीं जानती, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा क्या होता। तभी लिसा को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है, लेकिन वो पुलिस के हाथों पकड़े जाने से अच्छा मरना पसंद करती है। वो चाहती है कि बाकी की पूरी जिंदगी वो उसी लड़के के साथ गुजारे। अब लिसा अपने घर की उस डाइनिंग बेड में लेट जाती है और उसका टेम्परेचर सबसे हाई करके उसको ऑन कर देती है और थोड़ी ही देर में जलकर लिसा की मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लिसा के फादर और उसकी सौतेली बहन को देखते हैं, जो उसके कब्र पर आए होते हैं। वो फूल चढ़ाते हैं, प्रे करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो शैतानी लड़का एक बेंच पे बैठा होता है। जब कैमरा का फोकस उसकी तरफ जाता है तो वहीं हम देखते हैं कि लिसा भी उसके गोद में लेटी होती है। इसका मतलब उस शैतानी लड़के ने लिसा की आत्मा को भी दोबारा जिंदा कर दिया था। अब दोनों की आत्मा एक हो गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।